अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2027 के अंदर एग्जाम जो होने वाला है। जो बच्चे 2027 के अंदर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हो तो आपको इस चैप्टर के कुछ और चीजें, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप इस चैप्टर में चैंपियन हो जाओगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एटम के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना, एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना। क्योंकि पहले के टाइम में जब एटम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त उसके स्ट्रक्चर को बहुत ना डिटेल में नहीं जानते थे। थोड़ी बहुत बातें लोगों को पता हुआ करती थी और सब अपने हिसाब से अपनी बात कर रहे होते थे एटम के बारे में। तो बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, बहुत सारे लॉस निकल कर आए। कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ को एक्सेप्ट किया गया, कुछ को अप्रूव किया गया और फाइनली आज जो हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आज वो फाइनलाइज हो चुका है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बस 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड बस। पहला है व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब ब्रीफली आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन और कार्बन। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास, आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं कि एटम of the same element having same atomic number but different mass number। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फर्क है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे सेम एटम, एक ही एलिमेंट के ऐसे सेम एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर के अंदर डिफरेंस है। सब अब बात करते हैं हम कार्बन के। पहले कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन के एसिड के बारे में। तो एक है हमारे पास कार्बन 12, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारे पास 98% तक हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स और 6 के बजाय 6 नहीं बल्कि 7 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 7 भी नहीं 8 न्यूट्रॉन्स है। ये मुझे कैसे पता चला, ये 12 कैसे आया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके। और ये 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। 6 बता दी प्रोटॉन, अगर 12 में से 6 प्रोटॉन है तो बाकी 6 न्यूट्रॉन है। अगर 13 में से 6 प्रोटॉन है तो 7 न्यूट्रॉन है। अगर 14 में से 6 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन है। ऐसे पता चला। अब आते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स के ऊपर। तो क्लोरीन का एक होता है 35 और 17 और एक होता है क्लोरीन का 37 और 17। ये वाला 75% एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं और ये वाला 25% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सही है। अगेन इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 35 में से अगर 17 प्रोटॉन है तो बाकी जो बचेंगे वो न्यूट्रॉन है। यहाँ पे 37 में से 17 प्रोटॉन होंगे और बाकी न्यूट्रॉन होंगे। तो दैट आर आइसोटोप्स। दोनों एक ही एटम है, एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ही सेम है मगर मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे भी मास नंबर डिफरेंट है, यही चीज कहलाती है आइसोटोप। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ
कैथोड रेज। कैथोड रेज हम इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की रेज। सही है। पहली बात क्या है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट एरो की तरह एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। उसके अलावा ये शार्प शेडो भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इस लाइट के नीचे अगर मैं हाथ लाऊंगी तो मेरे हाथ का शेडो बनेगा। तीसरी चीज क्या कि दे आर नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन की रेस, कैथोड रेस भी नेगेटिव नेचर रखती है, नेगेटिव होती है। तीसरा क्वेश्चन है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। देखो याद रखना हमारे पास 4 शेल होते हैं, 1 2 3 और 4। पहले शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर आगे पांचवा भी कोई होगा तो उसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, छठा उसमें भी 32। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18 और चौथे शेल में 32। अब यहाँ पे हमें इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए। सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो उसके 11 है। 11 में से पहले शेल में 2 चले गए तो 2 पहले शेल में चले जाएंगे, बचे कितने? 11 में से 2 गए तो 9 बचे। दूसरे शेल में 9 है, 9 में से 8 यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं 8, बचा 1 तो 1 तीसरे शेल में जाएगा तो ऐसे। ये वाला बता रहे पहले शेल को, ये वाला बता रहे दूसरे शेल को, ये बता रहे तीसरे शेल को कि 11 थे तो 11 में से 2 जा सकते पहले शेल में, 8 दूसरे शेल में, बाकी 1 बचा को तीसरे में जाएगा क्योंकि 8 से ज्यादा दूसरे में नहीं आ सकते। इसी तरीके से Mg 12 इसका एटॉमिक नंबर 12, पहले में 2 जाएंगे क्योंकि 2 ही जा सकते हैं, दूसरे में 8 जा सकते हैं, तीसरे में जो बचेंगे वो तीसरे में चले जाएंगे। 8 9 10 2 बचे तीसरे में जाएंगे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम पर आते हैं। पहले शेल में क्योंकि इसका 13 है एटॉमिक नंबर तो पहले शेल में 2 जा सकते हैं तो 2 आ जाएंगे 13 में से, दूसरे शेल में 8 जा सकते हैं तो 8 आ जाएंगे, तीसरे शेल में 13 में से जितने बचे कितने बचे? 3 बचे। और 18 तक अगर 18 बचते ना तो भी मैं यही डालती, अगर 19 बचते तो 18 डाल के 19वां इलेक्ट्रॉन में यहाँ भेजती, लेकिन क्योंकि 18 आ सकते हैं और सिर्फ 3 बचे हैं तो यहाँ पे आराम से चले जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमा लगा के हमें लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसी तरह किसी की भी हो आप इसी तरीके से लिखो। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन की अगर मैं करूँ 8 होता है, 8 पहले शेल में 2 चले जाएंगे, बचे 6, दूसरे में 6 ही जा सकते हैं, तीसरे पे हम जाएंगे ही नहीं। सही है, इस तरीके से हम इसको कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और बस उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर वीडियो यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, एन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एम शेल कौन सा होता है? पहले हमारे पास के शेल होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है और फिर एन होता है। के यानी कि फर्स्ट शेल, एल यानी कि सेकंड, एम थर्ड और एन फोर्थ। तो थर्ड शेल की बात हो रही है कि एक एटम है, उसके एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? देखो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे शेल में बोला जा रहा है 5 है। तो इनको प्लस कर दो, 2 8 10 प्लस 5 15। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 15 होगा। दूसरा क्या है? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। यही तो बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, लास्ट शेल में 5। ठीक है, नेम द एलिमेंट। अब देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? 15 बन रहा है
और 15 किसका होता है? 15 हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का होता है। उसके बाद राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम विच इट बिलोंग। अब फॉस्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फॉस्फोरस जो है ना वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ग्रुप 5 से, ठीक है। तो इसकी पहली कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली बात क्या हो सकती है कि इट हैज, ये मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, इट हैज वैलेंसी ऑफ 3 to 5, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है 3 से लेके 5 तक। उसके अलावा ये जो है एसिडिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ऑक्साइड्स का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना। अब एसिडिक का तो मतलब समझ आ रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता होगा, यानी कि उनकी पीएच 7 से कम होती होगी। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो चीज जो एसिडिक और बेसिक दोनों बनाती हो, ठीक है। तो वो हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक भी बनाते हैं और एसिडिक भी बनाते हैं। उसके अलावा ये जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और लास्ट क्या कि ये जो है हमारे पास एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरे इसकी बहुत सारी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज इसकी आप लोग लिख सकते हो। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ठीक है। और वैलेंसी हमने लिख दिया कि ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो उसकी वैलेंसी जो है वो 5 है, 3 से लेके 5 तक होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा अच्छा, एम्फोटेरिक जो है वो वर्ड एसिडिक और बेसिक चीजों से रिएक्शन करने का, कि इसके एक तो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं और साथ में एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 6 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल बेसिकली एटम को डिफाइन करता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम बना हुआ कैसा है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या चीजें, क्या कंपोनेंट्स है उसके अंदर। तो पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि एटम के पास ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये एटम के पास ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी कह सकते हैं, जो कि जिसकी ऑर्बिट्स होते हैं जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करिएगा, इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये मेरे पास है वो शेल, ऑर्बिट, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट या फिर शेल्स, दोनों बातें बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। पहली बात बोहर ने ये। दूसरी बात क्या बोली कि इन ऑर्बिट के नेम्स है, क्या क्या नेम्स है, के, एल, एम और एन। इन ऑर्बिट के नाम भी दिए, के, एल, एम, एन। के जो है वो पहले शेल को कहते हैं, एल दूसरे शेल को, एम तीसरे और एन चौथे शेल को कहते हैं। फिर तीसरी चीज उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्बिट है ना, इनकी फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या, n इक्वल्स टू 1 2 3 4। इन इंटीजर्स के थ्रू 1 2 3 4 के थ्रू, अभी मैंने बोला ना k मतलब 1, l मतलब 2, m मतलब 3 और n मतलब 4, तो इन इंटीजर के थ्रू हम इनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इनकी जो एनर्जी है ना, उसको क्वांटम कहा जाता है, उसको क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, इनकी एनर्जी को क्वांटम कहा जाता है। 1 का मतलब लोएस्ट एनर्जी होगा और ये हाईएस्ट एनर्जी होगा। चौथा मतलब हाईएस्ट। पहला शेल है उसकी एनर्जी कम होती है, फिर दूसरे की ज्यादा, फिर तीसरे की ज्यादा, फिर चौथे की उससे भी ज्यादा, ऐसे होता है। उसके बाद क्या बात की, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथी बात की कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट it does not create change in energy। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूम रहा है, यानी कि अल्लाह ताला ने उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को जिस शेल में बनाया है, अगर वो उसी के अंदर घूम रहा है तो इस सिचुएशन में उसके अंदर एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर, ऊंचा, जैसे कि पहली शेल में से दूसरे शेल में अगर वो जंप करता है तो हायर जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर शेल के अंदर, पहले शेल से फॉर एग्जांपल दूसरे में जंप कर रहा है, हायर जंप कर रहा है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर या फिर जंप करे लोअर लोअर, तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमता है उसके अंदर कोई एनर्जी का चेंज नहीं आता, लेकिन अगर वो हायर जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल दूसरे से तीसरे में जंप कर रहा है तो अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 पोस्टुलेट्स हैं बोहर के, 6 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, बोहर के, जो कि बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बताए। अब इसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग और रहता है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कितना छोटा सा चैप्टर है, कितनी जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस, ज्यादा पूरा हमें पढ़ना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम यहीं पे रोकते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ डिड रदरफोर्ड प्रेजेंट द मॉडल, डिस्क्राइब हिज एक्सपेरिमेंट इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंटेड बाय हिम। तो रदरफोर्ड जो था उसने ना एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। उसने क्या कहा था, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। उसने कहा था कि भाई उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, पहले हम उसके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। कि उसने ना एक गोल्ड फॉइल ली थी, एक गोल्ड की फॉइल होती ना, वो आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी दिखाते हैं, पतली पतली फॉइल होती है गोल्ड की, खाने वगैरह पे भी डाल के देना होता है। तो वो गोल्ड फॉइल इसने ली पतली सी, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया, अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया, फेंका। तो इसने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास हो गए, कुछ जो थे वो टकराकर कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, टकराकर इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो थे वो टकराकर वापस आ गए। ठीक है, ये मेनली रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने एक गोल्ड पतली सी गोल्ड शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस शीट में से पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स
जो थे वो टकरा के ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, टकरा के पास तो हो गए लेकिन किसी चीज से टकरा के यूं डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो टकरा कर वापस आ गए। तो ये एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया क्या था। अब यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए, ऑब्जर्वेशन के अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा most of alpha particle passes, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए। few deflected, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, इस तरीके से टकरा के डिफ्लेक्ट हुए। और वेरी फ्यू बाउंस बैक, और बहुत कम, कितने 1:8,000, 8,000 में से कोई एक ऐसा था जो टकरा के वापस आ रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड करा, क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने इस बात का। उन्होंने बोला कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, पास हो जा रहे हैं मजे से, कोई रोकने वाला है ही नहीं उन्हें। तो मतलब कोई चीज है ही नहीं। जब जो अगर कोई वजन होगा, कोई चीज होगी तो वो रोकेगी ना अल्फा पार्टिकल्स को, पास थोड़ी होने देगी, लेकिन वो तो पास हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये बात। उसके अलावा उन्होंने बोला कि एटम के पास एक न्यूक्लियर पार्ट है एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट क्या है कि ये न्यूक्लियस है, और एक्स्ट्रा क्या है, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एरिया, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है और ये न्यूक्लियर पार्ट है। ये बोली रदरफोर्ड ने दूसरी बात। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि पहली बात तो हो गई मोस्ट ऑफ द, अच्छा उसके अलावा मैंने बोला कि मास is concentrated at the center। इन्होंने बोला कि भाई जो एक डायग्राम को हम दोबारा से समझते हैं। इन्होंने बोला कि भाई देखो, जब एटम अगर ऐसा है तो अल्फा पार्टिकल जो थे जो यहाँ से गुजरे ना वो पास हो गए, जो यहाँ से गए वो टकरा के इस तरीके से बाउंस बैक हुए, न्यूक्लियस के जो कोनों कोनों से टकराए, और जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच से टकराया वो वापस आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई बीच में एटम की कोई ऐसी चीज है जो काफी हैवी है, काफी भारी है। तो इन्होंने बोला कि मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, कि बाकी जगह तो खाली है, पास हो रहे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा है वजनी चीज जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स खुद पॉजिटिव होते हैं, तो उन्होंने बोला कि इफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक so the center part is positive। उन्होंने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर सेंटर वाली चीज नेगेटिव होती ना तो ये अल्फा पार्टिकल इससे चिपक जाते, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो टकरा के वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और ये जिस चीज से टकरा रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं, तो सेंटर पार्ट पॉजिटिव है, और उसको नेम्ड एज, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। उसके अलावा इन्होंने और क्या बात की कि
circular paths are present around the nucleus in which electron revolves. इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये सर्कुलर पाथ्स है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये बात इन्होंने कही। तो उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके अलावा इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तभी वो पॉजिटिव और कंसंट्रेटेड और हैवी है, और एटम का सारा का मास जो है वो सेंटर में लाया करता है। तो ये सारी बातें थी जो रदरफोर्ड ने कही। पहली उन्होंने बात क्या की कि भाई एटम जो है ना वो पूरा का पूरा खाली है, तभी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो रहे हैं, और बीच का कोई ऐसा हिस्सा है भारी सा जिसकी वजह से वो टकरा के वापस आ रहे हैं या उसे टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई सेंटर में जो चीज है वो पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसे टकरा कर आ रहे हैं। अगर कोई चीज टकरा के आ रही है वापस तो मतलब दोनों की नेचर सेम है, तो मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। अगर टकरा रही तो मतलब वो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, सेंटर वाला पार्ट, और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसके अंदर उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऑर्बिट्स है, वहाँ पे शेल्स है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कही और कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो इसके अंदर घूमता है। तो ये सारे कंक्लूजन थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अच्छा, इसके पोस्टुलेट भी हैं। पोस्टुलेट मैं नहीं करवा रही क्योंकि पोस्टुलेट कंक्लूजन ही है। जो बातें हमने कंक्लूजन में की है ना वही बातें पोस्टुलेट के अंदर है, तो इसलिए वो मैं तो बार बार नहीं करवा रही हूँ। नोट्स मैंने इसलिए साथ में शेयर कर दिए ताकि आप उसको देख लो। बातें दोनों के अंदर सेम हुई है, मैंने कंक्लूजन और पोस्टुलेट दोनों को मिला के लिख दिया है। अच्छा, एक और पॉइंट भी है कि हमारा जो एटम होता है ना वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं Na सोडियम, ये न्यूट्रल है, लेकिन आप लोग कहीं पे देखते होंगे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी लगा हुआ होता है, तो ये आयन बन जाता है। लेकिन अभी ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटम हमारा न्यूट्रल ही स्टेबल होता है, न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज जब दोनों आपस में सेम होती है, बराबर होती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा एटम न्यूट्रल हो जाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। पॉजिटिव नेगेटिव दूसरों को कैंसिल कर देता है, जिसके नतीजे से हमें एटम न्यूट्रल फील होता है। सही है, तो एक ही बात भी है। अच्छा, डिफेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो डिफेक्ट्स के ऊपर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी कंटिन्यूअसली निकालता है जब वो अपने शेल में घूम रहा होता है। ये बात इन्होंने गलत की, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा तो एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एटम से बाहर गिर जाएगा कहीं पे। तो ये बात इन्होंने गलत कही। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। दोनों बातें गलत थी। हमें एटम का लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि अभी हमने बोहर के पोस्टुलेट पढ़े थे कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी कब निकालता है? जब वो जंप करता है, अपने शेल में घूमते वो कभी एनर्जी नहीं निकालता। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला नहीं भाई, वो अपने शेल में घूमते हुए एनर्जी निकालते हैं और फिर वो एक दिन आएगा कि वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में। तो अगर वो कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी घूम रहा है तो कंटिन्यूसली वो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, जो के बाद गलत थी। हमें एटम का कंटिन्यूअस नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? रेनबो बनती है,
7 कलर एक साथ जुड़े हुए फ्यूज हुए होते हैं रेनबो में। अब उसी रेनबो के अंदर आप ब्लैक ब्लैक लाइंस डाल दो तो वो लाइन स्पेक्ट्रम है कि टूट टूट के हमें रोशनी दिख रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब करता है ना कभी कभार, तभी वो एक अंदर से एनर्जी निकालता है, तो इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूस नहीं मिलता। उसके अलावा इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया कि एटम कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है। तो ये कुछ 3 डिफेक्ट्स थे इनके, और ये ओवरऑल आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। मैंने इसके आंसर शेयर कर दिए क्योंकि देखो पूरा तो मैं बोर्ड पे अगर करवाऊंगी, अगर मैं उसको लिखूंगी तो वीडियो 2 घंटे की बनेगी एक चैप्टर की। हमें लंबी नहीं करनी है, हमें शॉर्ट वे में समझना है, बस कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, नोट्स हमारा जो गेस्ट पेपर का आंसर है वो शेयर कर दिया है मैंने आपके साथ। आप उसको देख के जो मैंने समझाया है वही बातें उसमें लिखी हैं, याद वर्डिंग वहां से देख लो, समझ आपने ऐसे लिया। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। इसमें इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया, पूरा बताया कि भाई न्यूक्लियस क्या है, शेल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया। डिफेक्ट भी बता दी कि भाई उन्होंने गलत बातें जो की वो भी हमने देख ली। तो ये ओवरऑल हमारे रदरफोर्ड का लॉन्ग में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, इसको नहीं छोड़ना है। सही है। लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल अराउंड न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ मूविंग रैंडमली। बोल रहे हैं कि भाई ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में क्यों घूमता है, वो अपनी मर्जी से दूसरे तीसरे शेल में क्यों जंप नहीं कर सकता हर वक्त। मतलब जैसे उसका दिल करे कि वो तीसरे शेल में चले जाए तो वो पहले से उठ के तीसरे में चला जाए, या उसका दिल करे कि वो पहले में आ जाए या दूसरे में चला जाए, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसका सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रॉन्स हैज फिक्स्ड एनर्जी अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपने जिस शेल में घूम रहा होता है ना, उसके पास उतनी ही एनर्जी होती है। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि भाई आप जाके 4 करोड़ का घर ले लो, लेकिन आपके पास पैसे तो 1 करोड़ है, तो आप कैसे 4 करोड़ का घर ले सकते हो। आप नहीं ले सकते, आपकी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी जितनी गुंजाइश है आप वैसे घर ही लोगे और वैसे ही घर में रहोगे, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की भी गुंजाइश जितनी एनर्जी की होती है ना, वो उसी शेल में रह सकता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, उसकी एनर्जी जो है वो पहले शेल की एनर्जी के बराबर है, तो वो उधर ही रह सकता है। अगर उसे दूसरे शेल में जाना है तो उसे एनर्जी को कहीं से लाना पड़ेगा, एनर्जी का चेंज लाना पड़ेगा, तो ही वो जंप कर सकता है। तो यही सिंपल सा रीजन है कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होती है अपने ऑर्बिट के हिसाब से। जो ऑर्बिट की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही होती है, तभी वो उसी शेल में रिवॉल्व कर सकता है, किसी और शेल में रैंडमली जंप नहीं कर सकता। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर हमने कवर करा है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर उठा कर देखोगे तो आपको बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लेंथी है। बजाय उसके जाके वहां पे आप जाके मजीद कंफ्यूज हो, मजीद चीजों को बोलो, उससे बेहतर है कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कॉन्सेप्ट लो और उसी को याद रखो। तो इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें, इंशाल्लाह उसको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।